वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर जो है वो किसे कहते हैं। इस टॉपिक में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन और उसमें यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं, और हम इसको समझेंगे कि किसी भी लिक्विड के प्रेशर को कब वेपर प्रेशर जो है वो कहा जा सकता है। वेपर प्रेशर पर वो फैक्टर जो असरअंदाज नहीं होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और वेपर प्रेशर पर वो फैक्टर जो असरअंदाज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने डिस्कस करनी है। चलिए तो हम टॉपिक अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं कि वेपर प्रेशर जो है ये कहते किसको हैं। वैसे तो हम इसको जनरली ये कह सकते हैं कि कोई भी लिक्विड, उसके वेपर्स जो प्रेशर उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एग्जर्ट कर रहे होते हैं उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि किसी भी लिक्विड के वेपर्स का वो प्रेशर जो एग्जर्ट करते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कह सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम किन चीजों में स्टैब्लिश होना जरूरी है? लिक्विड और उसके वेपर्स के दरमियान। एक लिक्विड, उसके वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं। चलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन से देखते हैं, फिर डेफिनेशन की तरफ दोबारा आते हैं। हमारे पास एक लिक्विड है जिसमें उसके वेपर्स जो है वो बन रहे हैं। ये क्लोज वेसल है, वेपर सारे ऊपर जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी एक देर के बाद ये वेपर्स जो है ये वापस कह लें बैक मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वापस आना शुरू कर देंगे, और जो लिक्विड है नीचे ये इसको रिकैप्चर्ड करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। उसके बाद एक टाइम आएगा कि जब इवेपोरेट होने वाले मॉलिक्यूल्स और कंडेंस होने वाले मॉलिक्यूल का जो है वो रेट एक बराबर हो जाएगा, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऐसी स्टेज अचीव हो जाएगी तो उस वक्त उस लिक्विड के जो वेपर्स हैं सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम वेपर प्रेशर का जो है वो नाम देते हैं। तो यहां से वेपर प्रेशर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह से हम कर सकते हैं: प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड व्हेन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द लिक्विड एंड इट्स वेपर्स एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जब किसी भी लिक्विड के वेपर्स प्रेशर लगाएं उसकी सरफेस के ऊपर, और ये तब हो जब लिक्विड और उसके वेपर्स के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर, इसको वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। डायनामिक कहते हैं दो तरफा इक्विलिब्रियम, और वो दो तरफा कौन सा है? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है ये हम किसे कहते हैं। इवेपोरेशन हमारा लास्ट टॉपिक था कि एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है, और कंडेंसेशन क्या है? गैस का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि बारिश होने का जो अमल है वो इसी से रिलेटेड है कि लिक्विड जो पानी कह लें कि अपने स्टोरेज में जो है वो मौजूद है। स्टोरेज मीन के हम कह सकते हैं कि जो नदी नालों में, नहरों में पानी जो है वो मौजूद है, ओपन सरफेस पर कहीं भी मौजूद है, तो वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो वेपर्स बनकर जो है वो ऊपर बादलों में चला जाता है, और जब उसको जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो कूलिंग एटमॉस्फेयर मिलता है तो उस वक्त वो दोबारा कंडेंस होकर वो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन है, जबकि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना जो है वो इवेपोरेशन है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस वक्त इवेपोरेशन जरा तेज होती है और कंडेंसेशन बहुत ही स्लो होती है। थोड़ा एक टाइम गुजरने के बाद हम देखते हैं कि इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट जो है वो एक बराबर हो जाता है। ऐसी स्टेज पर किसी भी लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। डायग्राम से भी हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि एक लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक क्लोज सिस्टम है, क्लोज कंटेनर है, या क्लोज सिस्टम कह सकते हैं। वेपर प्रेशर एक क्लोज सिस्टम में जो है वो मेजर किया जा सकता है। ये लिक्विड, इसके वेपर्स बन रहे हैं क्योंकि ये बाहर तो जा नहीं सकते, ऊपर से जो है वो हमने लिड रखा हुआ है, ढकने से इसको कवर किया हुआ है, तो ये वेपर्स दोबारा मूव करके रिटर्न होके जो है इसकी सरफेस की तरफ दोबारा मूव करेंगे, और लिक्विड की सरफेस जो मॉलिक्यूल ज्यादा करीब आ जाएंगे उनको रिकैप्चर्ड कर लेगी। इनका ऊपर की तरफ मूव करना इवेपोरेशन कहलाता है,
और वहां से नीचे की तरफ मूव करना कंडेंसेशन कहलाता है। स्टार्ट में इवेपोरेशन ज्यादा होती है और कंडेंसेशन नेग्लिजिबल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंडेंसेशन थोड़ी सी बढ़ती है और फिर दोनों के रेट जो हैं वो एक बराबर हो जाते हैं, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज पर पहुंचकर एक लिक्विड के वेपर्स गिवन टेम्परेचर पर जो प्रेशर सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड जो है वो नहीं करता, या वो फैक्टर जो वेपर प्रेशर को असरअंदाज नहीं करते, वो अवामल जो वेपर प्रेशर को असरअंदाज नहीं करते, वो हमने देखने हैं। जिनमें से एक तो सरफेस एरिया है। नो डाउट हमने अपने एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि इवेपोरेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, लेकिन यहां क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है तो जहां सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, वहां रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। फिर इसकी एक जस्टिफिकेशन ये भी हम दे सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया जो है। अब अगर हम कहेंगे कि प्रेशर तो ड्यू टू फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, अगर आपके पास एरिया फॉर एस्केपिंग मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रही है। एरिया और फोर्स जो हैं वो ऊपर नीचे हैं इस बटे में। तो अगर फोर्स बढ़ रही है मॉलिक्यूल के ज्यादा इवेपोरेट होने से तो उसका एरिया भी बढ़ रहा है और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, प्रेशर रिमेन्स द सेम। अगेन बता दूं कि अगर हम कहते हैं कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से इवेपोरेशन बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएंगे सरफेस के ऊपर आकर वो भी हम कहते हैं बढ़ जाएगी। अगर फोर्स बढ़ रही है तो उसका एरिया भी तो इंक्रीज हो रहा है। फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, जितना एरिया बढ़ा उसी लिहाज से फोर्स बढ़ी, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। दैट्स मीन कि सरफेस एरिया का वेपर प्रेशर पर कोई जो है वो असर नहीं पड़ता। अमाउंट ऑफ द लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम वही एग्जांपल्स बनती हैं। लिक्विड आप ज्यादा ले लें, कम ले लें, ज्यादा लेने से या बर्तन बड़ा लेने से जहां रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा है वहां रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो वैसे ही ज्यादा है। तो इसलिए इनका वेपर प्रेशर पर जो है वो कोई असर जो है वो नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से अवामल हैं जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं। उनमें से दो मेजर फैक्टर हैं जिनमें फर्स्ट वन हमारे पास टेम्परेचर है और सेकंड जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर जो हैं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। किसी भी लिक्विड का जो जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और जैसे जैसे हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है। यहाँ हमने इसकी एक एग्जांपल भी ली है कि अगर हम वाटर को ही डिस्कस करें तो वाटर का वेपर प्रेशर एट वेरियस टेम्परेचर जो है वो हमें डिफरेंट नजर आता है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 4 टॉर है, 10 पर 9 टॉर है, 90 पर 527 है और 100 पर जो है वो 760 है। इसमें हम ये बात देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ एक और बात यहाँ देखने काबिल है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तब हमारे पास जो है वेपर प्रेशर 4 टॉर है, 4.579 टॉर है और एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर जो है वो 9.209 टॉर है। अगर हम रफली इनका डिफरेंस निकालें कि फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस हम कहते हैं हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है और जो वेपर प्रेशर जो है उसका जो डिफरेंस हमारे पास है वो हमारे पास बन रहा है ऑलमोस्ट 5 टॉर, 1-2 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है वो 5 टॉर जो है वो बन रहा है। अगर हम इसी चीज को नीचे देखें तो 90 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड 527.8 है और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 760 टॉर जो है ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहां भी अगर हम टेम्परेचर का डिफरेंस देखें तो 90 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो यहां भी 10 डिग्री का है, लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 200 प्लस माइनस जो है
इतना फर्क इसमें जो है वो नजर आ रहा है। ग्रेटर देन 200 कर सकते हैं, 200 से ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज 10 डिग्री है, यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज 10 डिग्री है, लेकिन दोनों जगह पर जो प्रेशर में चेंज आ रही है वो काफी ज्यादा फर्क है उसमें। इस बात को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर शुरू में है 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर क्योंकि राइज कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की जस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेकडाउन उतनी नहीं हो रही हैं जितनी के होनी चाहिए, या जितनी होने से प्रेशर में इंक्रीज जो है वो ज्यादा है। तो जब भी हीटिंग स्टार्ट पर होती है तो उस वक्त एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही होती है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर कम बढ़ रहा होता है। लेकिन जब हम कह लें कि मैक्सिमम टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर के करीब होते हैं, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपनी मैक्सिमम जो है वो हद को छू चुकी होती है, और उस वक्त जितनी भी एनर्जी है वो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करके वेपर्स बनाने के अमल में जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रही होती है, और वेपर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इसलिए वेपर प्रेशर चेंज यहाँ बहुत ज्यादा है और यहाँ बहुत कम है, जबकि दोनों में टेम्परेचर का जो गैप है वो एक ही जितना है। अब हमारे पास है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेपर प्रेशर और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो रिलेशन हमारे पास है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस बहुत मजबूत होंगी तो वो उसको कभी भी इवेपोरेट ही नहीं होने देंगे। इवेपोरेशन नहीं है तो कंडेंसेशन नहीं है। अगर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस बहुत स्लो है तो नंबर ऑफ वेपर्स कम होंगे और उनका प्रेशर जो है वो भी कम होगा। जिसकी एग्जांपल यूं ली जा सकती है, जैसे आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर में वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। फोर्सेस वीक हैं तो उसका प्रेशर जो है वो 580 टॉर है। एथानॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका प्रेशर 43.9 टॉर है, बहुत कम है। और ग्लिसरॉल में एथानॉल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, इसलिए उसका प्रेशर जो है वो 0.00016 टॉर जो है वो देखने को मिलता है। तो हमने इसमें 2 पॉइंट जो है वो देखे हैं इसके फैक्टर के लिहाज से, टेम्परेचर जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है विद द वेपर प्रेशर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो कि इनवर्सली रिलेटेड है। होप्स हो कि वेपर प्रेशर, उससे रिलेटेड टर्म्स, फैक्टर जो उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, वो सारे हमने जो है वो अच्छी तरह से सीखे हैं। तो इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इसकी डेफिनेशन बन सकती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बन सकती है, फिर इसके जो पॉइंट हैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या अमाउंट ऑफ द लिक्विड के हिसाब से बन सकते हैं कि से आपके पास जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वाटर हो या 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वाटर हो, और वो पूछें कि इनमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट जो है वो नहीं करती है। होप्स हो कि आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर जो है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो इसी तरह की और अच्छी अच्छी जो है वो चीजें जो है वो लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।